अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। आज क्लास इंटर सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी शख्सियत के, उनकी सियासी बसीरत और दूरअंदेशी मामला फहमी के बारे में आप बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, और कुछ चंद जो है वो चीज़ें मैं भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी और भरपूर इंजॉय करेंगे और आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे अगर बात की जाए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत की, तो वो उनकी सियासी बसीरत को डिस्कस करने के लिए वो मिनटों की बात नहीं है, घंटों की बात नहीं है, कई दिनों की बात है। लेकिन आज हम बाउंड हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत को डिस्कस करने के हवाले से। तो आए अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि आपको मालूम है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत का जो है वो मुहाजिरीन की आबादकारी का। दूसरा पॉइंट है कौमी खिदमत के लिए सरकारी मुलाजमीन की नसीहत, सूबाई और नस्ल परस्ती से गुरेज। नेक्स्ट नंबर मईशत के रहनुमा असूल, इंतज़ामिया में इस्लाहात, खारजा पॉलिसी के रहनुमा असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तलबा को नसीहत, एडवाइस टू स्टूडेंट्स, मसाइल के हल के लिए लायामल। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मुहाजिरीन की आबादकारी। मुहाजिरीन की आबादकारी जो थी, ये सबसे बड़ा और अहम और बड़ा चैलेंज था, जिसको मीट करना को आसान काम न था। ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत, दूरअंदेशी, मामला फहमी ही थी जो पाकिस्तान को पहले बनाने में नामुमकिन को मुमकिन में कन्वर्ट किया। फिर पाकिस्तान के जो इतने बड़े मसाइल थे जिनको एड्रेस करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन नज़र आ रहा था। हिंदुओं की साजिश और अंग्रेज़ों की साजिश की वजह से पाकिस्तान का सर्वाइवल इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था। वो सोच रहे थे पाकिस्तान कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने में और उसके पाँव में खड़ा करने में ये क्रेडिट जो फादर मिल्लत हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके सर जाता है। वो हमेशा अपनी दूर अंदेशी, सियासी बसीरत और मामला फहमी, क्योंकि वो बड़े मामला फहम थे, अकॉर्डिंग टू द टाइम सिचुएशन वो हमेशा रिप्लाई करते थे। जब वो रिप्लाई करते थे वो बड़े बड़ों की बस करवा देते थे। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों को बड़ा मोटिवेट किया, बड़ा चार्ज किया, ताकि मुहाजिरीन की आबादकारी में जितना मुमकिन हो सके जल्द अज जल्द इस मसाइल के ऊपर काबू पाया जाए। नंबर 1, क्योंकि मैंने इसके पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो इनको याद करने में। मुहाजिरीन की आबादकारी का नंबर 1 पॉइंट क्या है? हेड क्वार्टर को कराची से लाहौर मुंतकिल करना। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल जो आर्जी तौर पे कराची से लाहौर की तरफ इसको मुंतकिल कर दिया था, क्योंकि मुहाजिरीन की बड़ी तादाद कराची, क्योंकि बिल्कुल जो स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कत थी, मंगरोल थी, मुनावदर थी, जूनागढ़ थी, वहाँ से लोगों का रश इस तरफ ज़्यादा था, और उसके साथ साथ फिर पंजाब के इलाके में लाहौर और कसूर इन एरियाज़ में ज़्यादा था, ताकि मसाइल को एज सून एज पॉसिबल एड्रेस करने के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्जी तौर पे हेड क्वार्टर को लाहौर मुंतकिल किया। उसमें इससे नेक्स्ट पॉइंट जो नंबर 2 पॉइंट है वो रिलीफ फंड बराए मुहाजिरीन का क़याम, सेटअप ऑफ रेफ्यूजी रिलीफ फंड। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए डेफिनेटली माल दौलत की ज़रूरत थी। लोगों ने बढ़ चढ़ के क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कॉल के ऊपर लब्बैक कहा और फंड में रकूम जमा करवाई, जिसमें खुराक, कपड़ा, दवाएं, खैमे, कैनोपीज, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल थी। और आवाम के हौसलों को उबारना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बड़े लीडर की पहचान ये होता है, इनकरेज द पीपल। वो लोगों को हमेशा करेज करता है, यही लीडर की पहचान होती है। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पता था, उनको मालूम था
रहमतुल्लाह अलैह को कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसाइल को काबू पाना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन बड़ी दानिशमंदी के साथ, हौसले के साथ, लोगों को मोटिवेट करके, चार्ज करके। जो लोग नहीं भी चाहते थे, जो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बातें सुनते तो वो बड़े चार्ज होकर काम करना शुरू कर, विल के साथ, अनविलिंगली नहीं, विल के साथ काम करना शुरू कर देते और अवाम के हौसलों को उबारा, इन्हें क़ुव्वत इरादी और हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला करने की तलकीन की और कौम को पुरअतमाद रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और मुख्तलिफ जलसों और तकारीर के अंदर जाके मुख्तलिफ मिसालें देकर वाज़ेह किया कि तारीख़ हमारी बड़ी पड़ी है। तारीख़ में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि नौजवान कौमों ने अपने किरदार की पुख्तगी और पक्के इरादे की बदौलत अपने आप को मजबूत किया है। हमारी तारीख़ बहादुरी और अज़मत की दास्तानों से भरी हुई है। हमें अपने आप में मुजाहिदों की रूह पैदा करनी होगी, किसी रूह पैदा करनी होगी। मुजाहिद हमेशा बेतेक लड़ता है, बग़ैर गर्ज़ो गायत के लालच के लड़ता है। तो भारत ने तो जानबूझ के लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया ताकि वो मसाइल का शिकार हों और उन बहरानों में जाके, बहरानों के दलदल में जाके फंसे और दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा ना हो सके। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा नसीहत की और मर्दाना वार मुकाबला करने की तलकीन की। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में इज्तिमा से खिताब करते हुए, जो कि 30 अक्टूबर 1973, क्योंकि डेट बुक में नहीं लिखी हुई तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 30 अक्टूबर 1947 में ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर की आवाम से खिताब किया कि हम पाकिस्तानी आवाम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम उन मुहाजिरीन को बसाने के लिए मुमकिन इमदाद फराहम करें जो पाकिस्तान आ रहे हैं। इन लोगों के ये मसाइल इसलिए दरपेश हैं कि वो मुस्लिम कौम से तल्लुक़ रखते हैं, यही उनका कसूर है कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनको मसाइल ने घेरा हुआ है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि पाकिस्तान से इंडिया की तरफ सिख और हिंदू जो थे वो हिजरत कर गए थे, वो उनकी इमलाक जो थी, उनके असर जो थे वो मुहाजिरों के हवाले कर दिए। नंबर 2 पॉइंट, कौमी खिदमत के लिए सरकारी मुलाजमीन को नसीहत की, एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू डू नेशनल सर्विसेज। इसमें पहला पॉइंट है 11 अक्टूबर 1947 को सरकारी मुलाजमीन को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नसीहत की। देखिए, क्योंकि हमारे सरकारी मुलाजमीन जो थे टोटली न्यू थे, बहुत कम परसेंटेज थी जो एक्सपीरियंस थे, तो उनको चार्ज करना, उनको मोटिवेट करना वक्त की अहम ज़रूरत थी, क्योंकि वसाइल कम थे। महदूद वसाइल होने के साथ साथ लोगों को मोटिवेट करके, चार्ज करके उनसे मैक्सिमम काम लिया जा सकता था। हमेशा यही बड़े लीडर की कहानी होती है, उनकी उसकी पहचान होती है। ये कराची हाल के अंदर हुआ था और उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हमारे लिए ये एक चैलेंज है, अगर हमें इस कौम की हैसियत में ज़िंदा रहना है तो हमें मजबूत हाथों से इन मुश्किलात का सामना करना होगा। हमारे अवाम गैर मुनज़्ज़म और परेशान हैं। मुनज़्ज़म क्यों है? वो डिस्पर्स हुए हैं ना, इतनी बड़ी हिजरत हुई, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत तारीख़ की, और परेशान डेफिनेटली। एक टाइम में वो घरों में रह रहे थे और बाद में आके वो कैंपों में रह रहे हैं, तो वो मुहाजिरों की सूरत में, मुहाजिरीन की सूरत में ना घर, ना बार, ना खाना, ना पीना, ना रिहाइश, ना सेहत, ना तालीम, ना दवाई, तो डेफिनेटली परेशानी तो होती है। मुश्किलात ने इन्हें उलझाया हुआ है। हमें इन्हें मायूसी के चक्कर से बाहर निकालना है, उनको हौसला अफजाई करनी है, और इस वक्त इंतज़ामिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और अवाम उसकी जानिब रहनुमाई के लिए देख रहे हैं कि आवाम देख रही है कि हमारे लोग, हमारे ऑफिसर्स, हमारे लीडर्स जो हैं वो हमारे लिए क्या फ़ैसले करते हैं, कौन कौन सी पॉलिसियाँ डिज़ाइन करते हैं ताकि आवाम को फ़ायदा हासिल हो सके। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब किया। पहला था 11 अक्टूबर 1947 और दूसरा है 25 मार्च 1948 का। इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, आप अपने जुमला फ़राइज़ कौम के खादिम बनकर अदा कर सकते हैं। आपका तल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं होना चाहिए, इक़्तिदार की किसी भी जमात को मिल सकता है,
किसी भी जमात को इक़्तिदार मिल सकता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो बरसर इक़्तिदार आ सकती है। आपने साबित कदम रहना, ईमान और अदल के साथ अपने फ़र्ज़ को बजा लाना है। ये नहीं देखना तो ये मेरा मुखालिफ है तो लिहाजा मैं ये काम इसको फ़ायदा ना पहुँचाऊँ। आप जिस मनसब पे हैं उसकी ज़िम्मेदारी को, उसके आइन और कानून और उसकी कमिटमेंट और ओथ को मद्देनज़र रखते हुए आपने सर्व करना होगा। फिर उसके साथ अगर आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे तो आवाम की नज़रों में आपके रुतबे और हैसियत में इजाफा होगा। डेफिनेटली जो एक पर्सन काम कर रहा होता है किसी की भलाई के लिए तो डेफिनेटली दूसरे शख्स के दिल और दिमाग के अंदर उसकी रिस्पेक्ट पैदा होती है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुबाइयत और नस्ल परस्ती से गुरेज। आपको जैसा कि मालूम है कि एज बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस बात पर यकीन होना चाहिए और है भी सही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों के ऊपर फरमाया, जैसा खुतबा हुज्जतुल विदा था उसके ऊपर भी आपने फरमाया, और फिर सूरत हुजरात आयत नंबर 2 में है किसी गोरे को काले और काले को गोरे, अरबी को अजमी, अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, तमाम एक बराबर हैं। अगर उनमें फ़र्क है तो वो तक़वे के बुनियाद के ऊपर है। अगर उनमें कोई ना कोई उसके उनके रुतबे में फ़र्क आता है तो वो तक़वे के बुनियाद पर परखा जाएगा, ना कि ज़ात पात इलाके और इसकी वजह से, रंग नस्ल की वजह से। ऐसा नहीं है। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़े ही इन चीज़ों के बारे में कंसर्न थे कि हमें सुबाइयत पसंदी और इन चीज़ों से आगे जाना होगा। कास्ट, करीब, एरिया, रंग, नस्ल से बढ़कर बालातर होकर इन चीज़ों को सोचना होगा, फिर जाके हम इन चीज़ों के ऊपर काबू पा सकते हैं। ये 21 मार्च 1948 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली ने ढाका की आवाम से खिताब करते हुए ये आवाम को नसीहत की थी। फिर उन्होंने वज़ीर बराए स्टेटस व कबायली अमूर, सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस एंड ट्राइबल अफेयर्स ये बनाई। इसका मकसद क्या था? रियासतों के हुक्मरानों से रब्ते किए और इन्हें कौमी दायरे में पूरी तरह शामिल होने और पाकिस्तानी रवैया अपनाने का मशवरा दिया, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत छोटी छोटी 10, 12, 15 रियासतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान से इलाक़ किया था, जो उसमें चित्राल थी, उसमें सवात थी, दीर थी, ये छोटी छोटी कलात थी, लसबेला, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी थी। इनका मकसद, वज़ीर का मकसद कोऑर्डिनेशन करना था, रिलेशंस बिल्ड करना था। नेक्स्ट पॉइंट है इत्तेहाद, यकीन, तंजीम और यकीन की पॉलिसी ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। कोई भी कौम होती है वो अगर वो डिसिप्लिन के साथ रहेगी तो वो हमेशा कामयाब और कामरान रहेगी। देखिए जब कभी भी यूनिटी होती है ना, ये देखिए ये यूनिटी है, अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए ना तो इसको डिस्पर्स करना बड़ा आसान हो जाता है। दुश्मन तो इसी पॉलिसी पे था कि इनको डिवाइड करेंगे और इनके ऊपर रोल कर देंगे, जिस तरह पहले बहुत अरसा कई सदियों तक जो है वो अंग्रेज़ों ने किया। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यही नसीहत की कि इत्तेहाद, तंजीम और यकीन की पॉलिसी को अडॉप्ट करो, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। से नेक्स्ट पॉइंट है मुआशरत के रहनुमा असूल। अब मुआशरत के रहनुमा असूलों को अगर डिस्कस करें तो जैसे ही बर सगीर पाक व हिंद की डिवीजन होती है और पाकिस्तान की तरफ तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोग हिजरत करके आते हैं, मतलब 70 से 80 लाख लोग। इतने लोगों को अकोमोडेट करना, उनको अकोमोडेशन देना, उनको रिहाइश देना, खाना, उनकी जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो देना कोई आसान काम नहीं था। इसके साथ साथ और बहुत से मसाइल का सामना भी था। कत्ल गारत, लूट मार, कश्मीर में जंग आज़ादी और इंतज़ामी मशीनरी के मसाइल, मुख्तलिफ मसाइल ने पाकिस्तान को आके घेर लिया। मसाइल के दल के अंदर आके पाकिस्तान फंस चुका था और उसके मसाइल कौन कौन से थे? कत्ल गारत, लूट मार, कश्मीर में जंग आज़ादी, इंतज़ामी मशीनरी के मसाइल। और जैसे ही कश्मीर के ऊपर भारतीय अफवाज ने कब्ज़ा शुरू किया और उसी टाइम में 1948 के अंदर एक सैलाब ने भी आ लिया, नहरी पानी का मसला भी पैदा हो गया, बेशुमार मसाइल थे, असासों की तकसीम का था, बेरोज़गारी का था, गुर्बत के साए थे, और सारे अनासर ने कौम और इसके कायद के लिए बहुत बड़े चैलेंज थे।
भारत जानबूझ कर पाकिस्तान के लिए मुआशी मसाइल पैदा कर रहा था। अफरा तफरी, माशरती तोड़ फोड़ पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर बनाने की राह में रुकावट थी। और ऐसे हालात में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मईशत को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? रिज़र्व बैंक का किरदार। अब इसमें रिज़र्व बैंक जो था वो सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा बैंक था, और रिज़र्व बैंक की जो कुछ ब्रांचेस जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, और उन ब्रांचों से भी, क्योंकि हिंदुओं की उजारादारी थी, उन्होंने वो पैसे भी हेड ऑफिस के अंदर जो था वो मुंतकिल कर दिए, रुपयों की मुंतकली कर दी। और ये बैंक जो था वो ज़रूरियात का ज़िम्मेदार था, लेकिन ये ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी उठाने से गुरेज कर गया। तो उसके बाद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, या कह सकते हैं इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन 1 जुलाई 1948। अब इस बैंक का इफ्तिताह करते हुए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये एक तकरीर की और इरशाद फरमाया कि मगरब के निज़ाम मुईशत ने हमें फ़ायदा नहीं दिया, नुकसान दिया है। और ये उनका निज़ाम मुईशत जो है वो इंसाफ पे मबनी नहीं है, वो इंसाफ और मसावत पर मबनी जुदागाना अपना निज़ाम मुईशत लाना चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम मुईशत। मगरबी मुआशी निज़ाम ने तो इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल पैदा किए, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, जिनको सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम मुस्लिम कौम की हैसियत से पूरे आलम इस्लाम के अंदर पूरा मुआशी निज़ाम दे सकते हैं, जो कि इंसानों के लिए अमन का पैगाम बनेगा, और अमन ही इंसानों की बका और अच्छी मईशत को कायम कर सकता है। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होती है जब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होती है। जब अमन होगा, खुशहाली ऑटोमेटिकली आ जाएगी। खुशहाली के साथ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कंसर्न होती हैं। जैसा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अगर पाक हिंद के अंदर, बरसगीर पाक हिंद के अंदर अगर अमन चाहते हो तो सबसे पहले अफ़गान के अंदर अमन लेके आइएगा, अफ़गानिस्तान के अंदर। और ये चीज़ें आज प्रैक्टिकली हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के अवामिल थे, उनके पीछे इंडिया और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान था। और अफ़गानिस्तान के अंदर पहले अमन लाया जाने की कोशिश की गई, और अमन वहाँ पे काफ़ी हद तक कायम हो चुका, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी, हमारे कंट्री के अंदर भी ये अमन कायम हो चुका है। इसमें दूसरा पॉइंट, नहरी पानी की बंदिश और सैलाब, जो कि 1948 के अंदर पानी की बंदिश भी हुई और सैलाब का अराइवल भी हुआ। फिर रिलीफ फंड बराए महाजिन का क़याम, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। ये रिलीफ फंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लोगों ने बढ़ चढ़ के क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की कॉल के ऊपर बैंक के अंदर पैसे, इस फ़ंड के अंदर पैसे जमा करवाया। इस फ़ंड के पैसों से महाजरीन के मसाइल को हल करने में काफ़ी मदद मिली। नेक्स्ट पॉइंट है इंतज़ामिया में इस्लाहात। अब जैसा कि आपको मालूम था कि इंतज़ामिया जो थी वो इंतहाई पाकिस्तान के हिस्से में जो आई वो ना तजर्बाकार थी। जो तजर्बाकार इंतज़ामिया थी वो इंडिया की तरफ मूव कर गई, और ख़ास तौर पर उसमें तो हिंदूज थे, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे। तो पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले ऑफिसर्स जो थे, वो ऑफिशियल जो थे, वो हाईली अनएक्सपीरियंस्ड थे। और जैसा कि आपको पहले भी मालूम है, एक तो एक्सपीरियंस की कमी थी, फिर कागज़ नहीं था, स्टेशनरी नहीं थी, दफातर नहीं थे। तो ये बहुत से मसाइल थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो थे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स के अंदर, इसमें डिटेल में नहीं जाते। फिर चौधरी मोहम्मद अली को क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्यूरोक्रेट अपॉइंट किया, जो कि बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने थे। सिविल सर्विसेज के अंदर तब्दीली ले, अपॉइंटिंग ऑफ चौधरी मोहम्मद अली एज अ ब्यूरोक्रेट। और उन्होंने क्या किया, सिविल सर्विसेज के अंदर तब्दीलियाँ की। वो सिविल सर्विसेज के अंदर वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ थी जो चौधरी मोहम्मद अली ने की। उनमें उन्हें क्या किया कि
نئے سرے سے آراستہ اور منظم کیا کس چیز کو، مختلف سول اداروں کو، سول رولز نئے بنائے، نیوی، ایئر فورس، بری افواج کے ہیڈ کوارٹرز بنائے، فارن سروسز، اکاؤنٹ سروسز اور دوسری سروسز کا آغاز کیا گیا، انتظامی مشینری ترتیب پائی تو مختلف منصوبوں پر کام تیزی سے شروع ہو گیا اور ملک میں حالات کافی حد تک معمول پر آ گیا۔ مشینری کو ترتیب دینے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا انتہائی کردار ہے۔ دارالحکومت کا قیام، کیا کراچی کو پہلا کیپٹل سٹی آف پاکستان بنایا گیا اور بعد میں جا کے 1960s کے اندر جنرل ایوب خان نے 1958 اور 60 کے دوران یہ فیصلہ کیا تھا کہ کراچی سے اسلام آباد شفٹ کیا جائے، تو وہ شفٹنگ جنرل ایوب خان کے دور کے اندر ہوئی۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز کا قیام، اس کے اندر نیوی ہے، ایئر فورس ہے، بری افواج ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے خارجہ پالیسی کے رہنما اصول۔ رہنما اصول دیکھیں، کسی بھی کنٹری کے جو خارجہ پالیسی کے جو اصول ہوتے ہیں بڑے واضح ہوتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول جو ہیں وہ مین 4 پوائنٹس ہیں: خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، نظریاتی تحفظ، مقاصد کا تحفظ، اقتصادی اور ثقافتی تحفظ پروموشن کرنی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت بولڈ سٹیپس لیے اور اقوام عالم کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بہت کم وقت کے اندر سفارت خانوں کا قیام مرز وجود میں لے کے آیا، مختلف کنٹریز میں اسٹیبلشمنٹ آف ایمبیسیز سٹارٹ کی، تو تاکہ ان ممالک کے ساتھ ریلیشنز بلڈ کیے جائیں اور ریلیشن بلڈ کر کے ان سے کوآپریشن کیا جائے، پولیٹیکلی، کلچرلی، اکنامکلی، یہ مین مقاصد یہی ہوتے ہیں۔ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو، سیاست کے پوائنٹ آف ویو سے، معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیولپمنٹ لانا ہوتی ہے ان تعلقات کے بیاف پہ۔ اس سے نیکسٹ پوائنٹ ہے اقوام متحدہ کی رکنیت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو پاکستان نے اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ 30 ستمبر 1947 اقوام متحدہ کا ممبر بنا، اور ممبر بننے کے ساتھ ہی امن و آشتی، پاکستان دنیا میں امن و آشتی کے لیے اپنا مثبت کردار نبھاتا رہے گا۔ یہ کمٹمنٹ کی پاکستان نے طے کیا کہ عالمی برادری میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے نبھائے گا اور اقوام متحدہ کے فیصلوں کو پوری طرح قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، ان کے اوپر عمل درآمد کرے گا۔ پاکستان کی تشکیل کا بڑے جوش و خروش سے خیر مقدم کیا گیا اسلامی ممالک کی طرف سے، اور توقع ظاہر کی گئی کہ پاکستان اسلامی دنیا کی ترقی، خوشحالی اور بہبود کے لیے اپنے فرائض انجام دے گا۔ مسلم ریاستوں سے خصوصی تعلقات، ریلیشنز ود مسلم اسٹیٹس۔ دیکھیں مسلمان کے لیے مسلمان ہونا ہی کافی ہوتا ہے کہ ان کے ریلیشنز ان کے ساتھ بلڈ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، بہت ہی جلد بلڈ کیے گئے، کیونکہ پاکستان بھی اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور وہ مسلم کنٹریز تھی۔ سب سے پہلے مسلم کنٹریز میں ایران نے پاکستان کو بطور ملک بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا۔ یوں پاکستان نے مسلم ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کیے۔ پاکستان قائم ہوا تو اسلامی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تھا۔ اس کے قیام مسلم ممالک کے لیے حوصلے اور تقویت کا باعث بنا، اور پاکستان نے اسلامی دنیا سے اپنی وابستگی کا کھل کر اظہار بھی کیا۔ نیکسٹ ہے 12 سے تعلقات۔ اب 12 سے تعلقات جو تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قائم کیے، اور وہ قائم کیونکہ آپ کو معلوم تو ہے کہ ابتدا میں ہی بھارت نے پاکستان کو مسائل کی آماجگاہ میں دلدل میں دھکیل دیا۔ مہاجرین کا مسئلہ، پانی کا، دریاؤں کا، ریاستوں کا، ریاست جونہ گڑھ، مناودر، حیدرآباد، جموں کشمیر کے اوپر فوج کشی کر کے قبضہ کر لینا، باقی ریاستوں کے اوپر بھی۔ اس کے باوجود بھی پاکستان نے خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ بھارتی عزائم کو ناکام بنانا تھا۔ کہ خارجہ پالیسی کا مین اصول کیا تھا کہ ہم اپنے دشمن ملک کو پوری دنیا کے اندر ننگا کریں، ان کے عزائم جو ہیں وہ جو ان کے ہیڈن
جو آبجیکٹیوز ہیں، پرپس جو ہیں، ان کو دنیا کے اندر چاک آؤٹ کیا جائے، تاکہ انڈیا کی جو اصل حقیقت ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے۔ اور کشمیری عوام نے اپنی آزادی کے لیے بہت جدوجہد کی، اور پاکستان نے اخلاقی، سیاسی، سفارتی اور فوجی حمایت جاری رکھی کشمیر کے۔ کشمیری مجاہدین اپنا بہت سارا علاقہ آزاد کروانے میں کامیاب بھی ہو گئی۔ یہ علاقہ اب آزاد کشمیر کہلاتا ہے، جہاں پہ ایک الگ گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کی۔ بھارت جب کشمیر جاتا دکھائی دیا تو اس نے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں خود وہ مسئلہ لے کے گیا تھا جنوری 1948 میں، اور وہ مسئلہ اس لیے لے کے گیا کہ اس کو معلوم ہوا کہ پاکستان کی طرف سے اور کشمیریوں کی طرف سے کافی زور پکڑ گئی تحریک، اور ہو سکتا ہے ان سے کشمیر لے لیا جائے اور پاکستان کے قبضے میں چلا جائے۔ تو انہیں اس سے بچنے کے لیے ایک ٹرک استعمال کیا، اقوام متحدہ میں جا کے اپلیکیشن دے دی کہ یہاں پہ پہلے پیس قائم کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ریفرینڈم کروایا جائے گا، ان کی قسمت کا فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ سیکورٹی کونسل میں 2-3 قراردادیں ہیں، ریزولوشنز ہیں، جن کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ کشمیر کے لوگوں کا جو فیصلہ ہے، مستقبل کا فیصلہ، وہ ریفرینڈم یا ڈیسائیڈ کے ذریعے کیا کروایا جائے۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء سے جو ہے وہ نصیحت کی، ان سے خطاب کیا، طلباء کو یہ ڈکلیئر کیا، ان کو یہ شور کروایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نئی نسل کی افادیت سے آگاہ تھے۔ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کا سب سے پہلے کیا کہا، ایک ٹائٹل دیا، آپ تو مستقبل کے معمار ہو، اسٹوڈنٹس آر دا آرکیٹیکٹس آف دا کنٹری۔ ڈیفینیٹلی کسی بھی ملک کی جو قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ طلباء کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے آ کے فیوچر میں مختلف محکموں کے اندر، سیکٹرز کے اندر آ کے معاملات کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو نوجوان طلباء نے اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہا، گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر پھیل گیا، اور جب پاکستان بن گیا، طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کر دو، اور 27 نومبر 1947 کو آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیمی شعبہ پر بھرپور توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ ایک اور موقع کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ طلباء پر اپنے گہرے اعتماد کا اظہار کیا، ہمیشہ انہی قوم کا قیمتی ترین اثاثہ کہتے ہیں۔ طلباء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان اپنے طلباء پر فخر ہے، اور جو ہمیشہ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کے قوم کی توقعات پر پورے اترتے ہیں، اور طلباء ہمارا مستقبل ہیں اور مستقبل کے معمار ہیں، اور ان سے قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یہ وہ الفاظ تھے جو طلباء کے ذہنوں کے اندر رس کر گئے، اور انہیں کے اوپر چل کر مختلف شعبوں کے اندر مختلف تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملیں، اور بھرپور طریقے سے طلباء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اور اینڈ پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی فرمایا کہ ایڈوائز ٹو اسٹوڈنٹس ٹو ریفرین فرام دا پولیٹکس ٹو اوائڈ ٹو ٹیک اے پارٹ ان پولیٹکس۔ سیاست سے دور رہیں گے تو آپ سکون کے ساتھ تعلیم کے اوپر توجہ کریں گے، تعلیم اگر حاصل کر لیں گے تو پھر آپ ملک کا مستقبل کے فیصلوں کے اندر آپ کا ڈیفینیٹلی کردار ضرور ہوگا۔ یہ لاسٹ پوائنٹ ہے مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل۔ قائدانہ صلاحیت، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف مسائل کو قابو پانے کے لیے ایز بینگ اے گریٹسٹ لیڈر انہوں نے مختلف ڈیسیژنز لیے اور ان کے اوپر عمل پیرا کروایا قوم کو، اور اس طریقے سے مسائل کے اوپر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح یقین رکھتے تھے کہ مذاکرات، باعث مباحثے اور تنقید، نیگوسیشن، ڈسکشنز اینڈ کریٹیسزم، دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح۔ کوئی بھی معاملہ اگر طاقت اور بل بوتے کے یہاں پہ لڑائی جھگڑے کر کے وہ سلجھانے سے بہتر ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے، اس لڑائی جھگڑے کے بعد بھی ڈائلاگ پہ ہی بات ہمیشہ فائنل ہوتی ہے، تو ڈائلاگ کے ذریعے بحث مباحثہ کر کے، تنقید کر کے، پازیٹیو جو ہے کریٹیسزم وہ کرنا
अच्छी चीज़ होती है। इजहार राय का जो ख्याल करना, इजहार राय का इजहार करना, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। गाय बगाए लोगों को गाइड करना भी ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद है इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त, जो कि 27 जून 1947 को मुस्लिम लीग कौंसिल से खिताब करते हुए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, जो कि मदद। इत्तेहाद की बात करें तो कुरान पाक के अंदर क्या इरशाद फरमाया गया कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरक़ों में न बट जाना। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यही कौम को सबक दिया। और मुसलमान एक खुदा, एक किताब, एक रसूल, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हैं और इन्हें पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे तले इकट्ठा हो जाना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हुए, एतमाद रखते हुए पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम के नीचे तले जमा होकर इन मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। बासियत कौम। और उसके बाद जो है वो यकीन और नज़्म ज़ब्त, किसी भी देखें, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, किसी भी आप जाएँ इदारे के अंदर, अगर वहाँ पे नज़्म व नस्क है ना, तो हमेशा नज़्म व नस्क के ज़रिए ही चीज़ें बेहतर होती हैं। और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या फरमाया था 27 नवंबर 1947 को कि अगर हम फौरी और ये गलत चला गया मैं, उन्होंने ये फरमाया कि अगर हम फिलफौर जो है तरक्की चाहते हैं, मसाइल के ऊपर काबू पाना चाहते हैं, तो हमें इत्तेहाद, यकीन और नज़्म ज़ब्त की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। और यही सबसे बड़ा नारा और यही सबसे बड़ा सलूशन है। और लास्ट है कौमी सोच और दूररस्त नताइज। देखिए, हमेशा जो कौमी लीडर होता है वो कौम का सोचता है और उसके मसाइल को एड्रेस करने के लिए, उनका सलूशन देने के लिए हमेशा वो दूररस्त नताइज देखता है। ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, पॉलिसीज़ कि वो आगे मुस्तकबिल में जाके वो फ़ायदा दें। जैसे कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात थी, उनको काबू पाने के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा बर वक्त अपनी सियासी बसीरत, अपनी एक्सपीरियंस और मामला फहमी के ऊपर एतमाद करते हुए उसको बुरुक़ लाते हुए हमेशा फ़ैसले किए और उनके हमेशा दूररस्त नताइज निकले। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तब नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।